आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निकी और पीयूष की शादी पूरी होने के बाद पीयूष के घर वाले और बाबा उन्हें हवेली के पीछे वाले कुंड तक लेकर आए थे। आखिरी रिवाज के अनुसार पीयूष और निकी को उस कुंड में 5 डुबकी लगानी थी। निकी को गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीयूष ने उसकी गर्दन दबोच उसका सर पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। पीयूष ने निकी की गर्दन को दबोचे हुए पानी में डाला हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पीयूष छोड़ो मुझे, पीयूष छोड़ो, पीयूष। लेकिन निकी की छटपटाहट और चिल्लाने का पीयूष पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी मौन होकर वहीं कुंड के किनारे पर खड़े थे। पीयूष निकी को और भी मजबूती से पानी के अंदर डुबोए जा रहा था। पानी के अंदर निकी की सांसें टूटने लगी थी और पानी फेफड़े के अंदर भरने लगा था। कुछ क्षण बाद तांत्रिक के इशारे पर पीयूष ने निकी की गर्दन छोड़ दी। पानी से बाहर निकलते ही उसने नाक और मुंह से पानी की उल्टी की। वो जोर जोर से हाँफने लगी थी। अचानक वो पीयूष के कंधे पर गिर पड़ी और वापस पानी में गिरने वाली थी कि पीयूष ने तुरंत उसे थाम लिया। निकी को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्ला पड़ी, छोड़ो मेरा हाथ, दिखावा करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी सिंपैथी चाहिए। पीयूष अफसोस जताते हुए बोला, आई एम सॉरी निकी, मुझे रस्म की वजह से ऐसा करना पड़ा। मेरा विश्वास करो, मैं ये रिवाज दिल से नहीं करना चाहता था। ये सुनकर निकी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि ये एक रिवाज था। फिर भी वो हैरानी और गुस्से के मिश्रित भाव से बोली, रिवाज? तुमने तो मुझे मार ही डाला था पीयूष। तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मुझे डुबोते हुए? तुमने मुझसे प्यार और फिर चर्च में शादी मुझे यहाँ डुबोने के लिए की थी क्या? पीयूष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, निकी, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर हम भैरवगढ़ पहुंचे तो वहाँ की सारी रस्में और रिवाज हमें माननी होंगी और निभानी भी पड़ेंगी। मैंने तुम्हें सोचने के लिए भी कहा था, परंतु तुमने ही अपनी सहमति दी थी मुझे। निकी अचरज भरी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ रस्मों रिवाजों के नाम पर मौत का खेल खेला जाता है। यहाँ तो सभी रस्मों के खेल में उलझे दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी जरा सा रहम नहीं आया मुझ पर? ऐसा कैसा रिवाज है ये जो एक पति को भी दुश्मन बना देता है? पीयूष समझाने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसा ही है निकी, यहाँ ऐसा ही होता आया है सदियों से। हम भी इससे मुकर नहीं सकते। अब यहाँ आ गई हो तो रस्में तो निभानी ही होंगी। पीयूष की बातें सुन निकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पीयूष है जिसने उसे प्रपोज किया था। घर के रिश्ते से बचने के लिए गोवा के चर्च में अपनों के सामने उनके विरोध में खड़ा हो गया था। निकी बस पीयूष में अचानक से आए इस बदलाव को भांपने की कोशिश कर रही थी। तभी निकी के कानों में एक बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा कि कुंड के पास खूंटी से एक बकरी बंधी हुई थी। उस बकरी को देखते ही निकी हैरत में पड़ गई। उस बकरी को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके शरीर पे सोने के भारी जेवर लदे थे और पूरे शरीर पे लाल रंग की ओढ़नी डाली गई थी। गले में फूलों की माला डाली गई थी और सर पर सिंदूर लगाया गया था। निकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो सच है या कल्पना। भला किसी निरीह बकरी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था? वो हैरानी भरी आवाज में बड़बड़ाई, उस बकरी को तो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। अब कौन सी नई रस्में निभाई जाएंगी? कहीं उसकी शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वहाँ 2 ही दिनों में उसने इतना कुछ देख लिया था कि अब उसे अपनी आंखों पर से भी एतबार उठ गया था। निकी और पीयूष कुंड से निकलकर बाहर आए। पीयूष की माँ सुमित्रा निकी के पास आई और उसे बकरी को हैरानी से देखते देख बोली,
बहू, हमारे यहाँ माना जाता है कि विवाह के दिन एक बकरी को दुल्हन की तरह सजाकर उसका बलिदान देने से वर वधू की गृहस्थी हंसी खुशी और सुरक्षित व्यतीत होती है और उन पर किसी तरह का संकट भी नहीं आता। निकी आश्चर्य से बोली, इसका मतलब इस बकरी की बलि दी जाएगी? सुमित्रा बोली, हाँ बहू, और ये बलि तुम्हें ही देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुओं को ही बलि देनी होती है। ये सुनते ही निकी का पूरा शरीर कांप सा गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निकी हैरानी से बोली, मुझे नहीं सासू माँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकती। मैं तो एक मच्छर मारने से पहले भी 100 बार सोचती हूँ, फिर ये कैसे? तभी पीछे से पीयूष बोला, कम ऑन निकी, तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, खाने में डर नहीं तो काटने में तुम्हें कैसा डर? निकी को तो पीयूष पर मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। तभी वो तांत्रिक निकी के करीब आया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, बलि तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बिना बलि दिए ये शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। ये इस शादी से जुड़ी रस्म है जो तुम्हें किसी भी हाल में निभानी ही होगी। छुरा उठाओ और काटो बकरी की गर्दन। मुहूर्त निकला जा रहा है। पीयूष के भाई ने पास आकर कहा, और कोई चारा नहीं है निकी। अगर तुम चाहती हो कि पीयूष ही तुम्हारा हस्बैंड हो और वो पूरी जिंदगी सलामत रहे, तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने बलि नहीं दी तो पीयूष की जान पे कोई भारी संकट आ सकता है। निकी भय के मारे पीयूष की तरफ देखने लगी। वो उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पीयूष ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है निकी, तुम्हें बस छुरा उठाना है और एक झटके से बकरी की गर्दन पर चलाना है। एकदम आसान है, खेल खेल में ही हो जाएगा। निकी को तो पीयूष की एक भी बातें अभी पसंद नहीं आ रही थी। उसने पीयूष को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में वो उसे ढेरों गालियां देते हुए सैकड़ों थप्पड़ भी उसके गाल पर जड़ चुकी थी। तभी पीयूष की भाभी बोली, निकी, मुझे भी डर लगा था पहली बार, पर मैंने आंखें बंद कर छुरा नीचे कर दिया। हमें पता भी नहीं चला कि हमने किया क्या, बस हो गया। सबके इतना फोर्स करने पर निकी ने वो धारदार छुरा उठा लिया। उससे उस छुरे का भी वजन नहीं संभाला जा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो परेशान मन से प्रार्थना करती हुई बोली, ओह गॉड, पता नहीं मुझसे ये हो भी पाएगा या नहीं। ये सारी रस्में औरतों को ही क्यों करनी होती हैं? पीयूष उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, शाबाश निकी, आगे बढ़ो। निकी उस बकरी के पास पहुंची। वो मन ही मन घबरा रही थी, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। सब कुछ भूलकर उसने बकरी को मारने के लिए छुरा हवा में उठाया। तभी उसकी नजर उस मासूम सी बकरी से जा टकराई और उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। छुरा उसके हाथ से चल चुका था। खच की आवाज के साथ एक ही वार में बकरी की गर्दन उसके धड़ से कटकर अलग हो गई। बकरी के खून से निकी का पूरा चेहरा रंग चुका था। जब उसने आंखें खोली और बकरी का कटा हुआ धड़ छटपटाता देखा तो उसे चक्कर सा आने लगा, लेकिन पीयूष ने उसे आकर थाम लिया। तांत्रिक ने खुश होकर कहा, शादी की पहली रस्में पूरी हुई, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। निकी खुश होकर बोली, ग्रेट, इट मीन्स इसके बाद अब और कोई रस्म नहीं निभानी होगी। निकी के इस सवाल को सुनते ही सारे घर वाले उसे ऐसे देखने लगे मानो उसने कोई गलत बात कह दी हो। सुमित्रा बोली, बहू, अभी तुमने सिर्फ एक रस्म निभाई है, अभी आगे तुम्हें और भी रस्में निभानी हैं। तब जाकर तुम सही मायनों में कहलाओगी भैरवगढ़ की छोटी रानी। सुमित्रा का ये कहना ही था कि तभी तालाब के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी, मानो वो हलचल सुमित्रा की बातों को अपनी सहमति प्रदान कर रही हो। निकी आंखें फाड़कर पानी में हो रही हलचल देखने लगी। तभी पीयूष की भाभी उससे बोली, निकी, सबका आशीर्वाद लो। निकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। पीयूष और निकी एक साथ
पीयूष के पिता का आशीर्वाद लेने पहुँचे। दोनों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। इस राज परिवार से जुड़ने के कारण आज से तुम्हारा नाम है निकिता पीयूष गहलोत। दोनों ने फिर सुमित्रा को प्रणाम किया और फिर भाई और भाभी को। वहाँ की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सुमित्रा बोली, चलो निकिता और पीयूष, हवेली जाकर तुम दोनों को बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना है। विवाह की सभी रस्में पूरी कर शादीशुदा जोड़ा वापस हवेली लौट आया था। हवेली पहुँचते ही उन्हें परदादा और परदादी के कमरे में ले जाया गया। उन्हें आया देख पीयूष के परदादा परदादी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। उन्हें मुस्कुराता देख निकी को थोड़ा अच्छा लगा। वो उन दोनों का आशीर्वाद लेने अकेले ही उनकी ओर बढ़ी। उसे अपने करीब आता देख पीयूष के परदादा और परदादी के चेहरे के भाव ही बदल गए, जैसे वो नहीं चाहते थे कि निकी उनके पास आए। निकी उनके नजदीक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसकी सास सुमित्रा जोर से चिल्ला पड़ी, रुक जाओ बहू, रुक जाओ बहू, जाओ बहू, जाओ बहू, जाओ बहू, जाओ बहू, जाओ बहू, जाओ बहू। सुमित्रा की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। निकी तो एक पल के लिए डर ही गई। वो जहाँ थी वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। वो सुमित्रा की तरफ पलटी और डरते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी? सुमित्रा बोली, इनके पैर छूने की जरूरत नहीं है, इनके पैरों के पास की धूल को छू लो। निकी हैरान स्वर में बोली, पर क्यों मम्मी जी? सुमित्रा बोली, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों के शरीर को नहीं छूते, इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। हम जानते हैं ये बातें तुमको अजीब लगेंगी, पर हम अपने रस्मों रिवाज को लेकर बहुत सख्त हैं। तुम्हें भी इन नियमों का पालन करना होगा। निकी उनकी बात मानती हुई बोली, जैसा आप कहिए मम्मी जी। उसने परदादा और परदादी के पैरों की धूल को छू कर ही उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो रचना और मम्मी जी के साथ आगे बढ़ी। वो गलियारे के दीवारों पर टंगी तस्वीरों को बड़ी गौर से देखती जा रही थी। सुमित्रा उन तस्वीरों को देखती हुई बोली, ये सब हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं बहू, इन सबको प्रणाम कर इनका आशीर्वाद लो। निकी भी सुमित्रा के कहे अनुसार सभी तस्वीरों को प्रणाम करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन वो अचानक एक तस्वीर को देखकर ठिठकी। उन तस्वीरों में एक तस्वीर एक औरत की थी जो लगभग निकी की ही उम्र की लग रही थी। निकी उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगी। उसे उस तस्वीर में बनी औरत की शक्ल बहुत ही जानी पहचानी और अपनी सी लगी। उसे वहीं पे खड़ा देख रचना बोली, दीदी जी आगे बढ़िए, अभी आपको सभी तस्वीरों का आशीर्वाद लेना है। उसकी बात सुनकर निकी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन ये किसकी तस्वीर है? काफी यंग एज की लग रही है। निकी की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। सबके चेहरे का रंग उतर गया था। सुमित्रा भी चुप थी। तभी पीयूष की भाभी बोली, वो बहुरानी ये अंजलि है, मतलब थी। निकी बोली, ओह, लेकिन ये कितनी खूबसूरत थी, पर ये आखिर है कौन? I mean, पीयूष का इनसे रिश्ता क्या है? पति पत्नी का। ये सुनते ही निकी स्तब्ध रह गई। वो रचना की तरफ पलटी जिसने ये बात कही थी। उसने जिज्ञासा भरी दृष्टि से रचना की ओर देखा। रचना हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ दीदी, ये थी पीयूष भैया की पहली पत्नी। 2 साल पहले ही उनका देहांत हो गया। निकी चौंक कर बोली, रचना ये क्या कह रही हो तुम? सुमित्रा कठोर आवाज में बोली, रचना जो कह रही है सच कह रही है। निकी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो आश्चर्य से मन ही मन बोली, इसका मतलब पीयूष की पहले भी शादी हुई थी? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? आखिर पीयूष ने निकी से अपनी पहली शादी की बात क्यों छिपाई? क्या पीयूष की शादी का सच जानने के बाद निकी इस रिश्ते में रहना स्वीकार करेगी? कहानी जारी रहेगी। बस आप बने रहे शैतानी रस्में के साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों से शेयर जरूर करें।